Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. जी नमस्कार। भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिसके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है। सामान्यतया भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम भी कहा जाता है। भाषा का आरंभ मानव के जन्म के साथ हो जाता है। अनिल कुमार, सॉरी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नहीं फिर 12:50 से स्टार्ट हो गया। 1:30 बजे तक। अनिल कुमार ओझा। भाषा का आरंभ मानव के जन्म के साथ हो जाता है। विभिन्न कौशल जैसे बोलना, पढ़ना, लिखना इत्यादि को पूरा करते हुए व्यक्ति भाषा में निपुणता प्राप्त करता है। भाषा ग्रहण करने की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। भाषा संस्कृत की भास धातु से उत्पन्न हुई है जिसका अर्थ होता है बोलना। हिंदी भाषा के विकास की जहाँ तक बात है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति कै मूल। कहा भी गया है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पृक्ष विषाणहीन तृणन्न खादन्नपि जीवमान तद्भागधेयम परमं पशूनाम। अतः भाषा विकास जो है वो छात्र जीवन के लिए अपरिहार्य है। नेक्स्ट। भाषा की प्रकृति क्या है? हिंदी भाषा की प्रकृति क्या है? तो सभी भाषाओं की तरह हर भाषा की एक प्रकृति होती है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है जिसके प्रयोग के माध्यम से ही ग्रहण किया जा सकता है और आदान प्रदान के द्वारा ही भाषा का विस्तार होता है। इस प्रकार भाषा पैतृक नहीं होती। भाषा एक सामाजिक तथा परंपरागत वस्तु है और हिंदी भाषा ये विशेष रूप से अनुकरण से सीखी जाती है। हर भाषा की तरह हिंदी भाषा में भी निरंतर परिवर्तन होता है, अर्थात यह एक परिवर्तनशील भाषा है। प्रत्येक भाषा की तरह हिंदी भाषा की भी अपनी व्यवस्था होती है जिससे उसके स्वरूप का पता चलता है, जैसे ध्वनि रूप, वाक्य रूप, तत्व रूप, तत्व वर्णमाला, तत्व शब्द, रूप वाक्य, संरचना, सार्थक प्रयोग इत्यादि। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी भाषा की अपनी लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी भाषा की रोमन है, उर्दू की फारसी है। भाषा की प्रकृति के संबंध में ये बात जाननी जरूरी है कि भाषा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी हुई होती है। साथ ही भाषा में सीमा की बाध्यता नहीं होती। तो भाषा अर्जन एक प्रक्रिया है। भाषा अर्जन एक प्रक्रिया है। बालक या विद्यार्थी अपने चारों ओर के वातावरण में जिस प्रकार के लोगों को बोलते हुए सुनता है, लोगों को लिखते हुए देखता है, उसी का अनुकरण करता है और उसी के द्वारा वो लिखने और सीखने का प्रयास करता है। अर्थात भाषा का अनुकरण
भाषा का अर्जन अनुकरण के द्वारा ही किया जा सकता है। भाषाई योग्यता एक कौशल है जिसे अर्जित किया जाता है। अर्जन की प्रक्रिया विद्यार्थी के अंदर, बालक के अंदर जन्म से ही होती है। सो भाषा के अर्जन में अभ्यास की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। भाषा अर्जन के द्वारा बालक पहले अपनी भाषा को सीखता है, पहली भाषा को, अपनी मातृभाषा को सीखता है। और चामस्की के अनुसार, चामस्की एक दार्शनिक हुए, उन्होंने बताया कि बच्चे भाषा अपने वातावरण से अर्जित करते हैं और उनके अंदर जन्मजात भाषा अर्जन की युक्ति होती है। तो भाषा अर्जन एक अवचेतन प्रक्रिया है। भाषा सीखने वाली समानता इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि वे भाषा सीख रहे हैं। तो भाषा अर्जन का मतलब अप्रत्यक्ष रूप से यह हुआ कि यह एक अनौपचारिक और स्वाभाविक रूप से सीखने की प्रक्रिया है। विक्रेश सर अगला स्लाइड चलाएंगे। तो भाषा अर्जन की प्रक्रिया क्या है? तो भाषा अर्जन की प्रक्रिया है, गेट्स का कहना है कि भाषा जो है वो व्यवहार में रूपांतर लाना है। भाषा का उद्देश्य है व्यवहार में रूपांतर लाना और सीखना, आदतों का ज्ञान करना, अभिव्यक्ति का सृजन करना, ये भाषा की चीजें होती है। तो भाषा अधिगम प्रक्रिया जो है, उस वुड्स का कहना था कि सीखना विकास की प्रक्रिया है और सीखना अनुभव के द्वारा हम सीखते हैं और उसके द्वारा हम जो है वो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। इसकी भाषा अधिगम प्रक्रिया की, भाषा अर्जन प्रक्रिया की कुछ विशेषताएं हैं। सीखने की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। ये एक लाइफ लर्निंग प्रोसेस है, इसका कोई अंत नहीं होता। बचपन से ही सीखते हैं और अंत तक सीखते रहते हैं। और किससे सीखते हैं? प्रकृति में जो कुछ भी है उस सब से हम सीखते हैं। मानव निमित्त मात्र है। ज्योति बसु को आप लोगों ने जाना होगा। ज्योति बसु ने वृक्ष से सीखा। वर्ड्सवर्थ की कविताओं को आप लोगों ने पढ़ा होगा। वर्ड्सवर्थ ने जो है प्रकृति को ही अपनी काव्य का जो है लेबोरेटरी माना। तो सूरदास ने अपनी जो रचनाएं की, जिनको सुर तुलसी शशि उद्गन केशव दास, सूर्य कबीर तुलसीदास, सूरदास के समय में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, कॉलेज एजुकेशन उन्होंने नहीं प्राप्त की और सूर तो अंधे भी थे। एक अंधा व्यक्ति बाल रस का वर्णन करते हुए लिखता है, अधर धरत हरि के पठत ओठ दीठ पत जोत, हरित बांस की बांसुरी इंद्र धरुष दुति होत। वास्तविक दृगों से देखने वाला भी मनुष्य एक बाल वर्णन को उस तरह से नहीं कर सकता जितना सूर की निबंध आंखों से किया। तो भाषा एक आजीवन चलने वाली, सीखना एक आजीवन सतत प्रक्रिया है। ये आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है और ये परिदृश्य से बाहर है। विद्यार्थी स्वयं ज्ञानार्जन करना होता है और शिक्षक भी वो स्वयं होता है। गुरु द्रोणाचार्य कौरवों को शिक्षा दे रहे थे। एक विद्यार्थी उनके पास पहुंचा। ये पता चला उसको कि तत्कालीन समय के सबसे बड़े धनुर्विद्या के ज्ञाता गुरु हैं। एक विद्यार्थी पहुंचा उनके पास, बोला कि मुझे भी धनुर्विद्या की शिक्षा आपसे लेनी है। विद्यार्थी के उस बालक के आभा मंडल को देखा गुरु द्रोणाचार्य ने और देखने के बाद उनको लगा कि ये तो उनके शिष्यों पांडुपुत्रों से ज्यादा कुशाग्र हो सकता है। इनकार कर दिया, कहा कि मैं तुम्हें धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं दे सकता। आप सब जानते होंगे उस पौराणिक कथा को।
बच्चे ने वन में गुरु द्रोण की प्रतिमा स्थापित की और गुरु को निमित्त मान के उसने धनुर्विद्या की शिक्षा लेना शुरू कर दी। जब उसकी शिक्षा पूरी हुई तो गुरु के सम्मुख प्रस्तुत हुआ, बोला गुरु दीक्षा देने आया हूं। गुरु विस्मित थे, द्रोणाचार्य विस्मित हो गए, क्योंकि एकलव्य को उन्होंने तो शिक्षा दी ही नहीं थी। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु निमित्त मात्र है और सीखने की जो प्रक्रिया है वो व्यक्ति अपने समाज से सीखता है, आसपास से सीखता है, सीखते रहता है। सीखना अनुकूलन है और सीख कर ही व्यक्ति नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को अनुकूल कर सकता है। सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सभी जीव जंतु, संसार के सभी प्राणी सीखते हैं। सीखना अनुभवों का संगठन है। सीखना नए पुराने अनुभवों का संगठन है। सीखना व्यक्तिगत भी है और सीखना सामाजिक भी है। भाषा अधिगम में भाषा का औपचारिक ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से सीखना शामिल होता है। अब भाषा शिक्षण के सिद्धांत की अगर हम लोग बात करें तो सीनियर क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में भी भाषा शिक्षण के लेकर के विद्वानों के द्वारा बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं। उनमें से कुछ सिद्धांतों की चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहला जो सिद्धांत है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। इस सिद्धांत के अनुसार भाषा तथा उसकी पाठ्य सामग्री के प्रति रुचि उत्पन्न करना आवश्यक है और शिक्षक प्रणालियों का चुनाव बच्चों की रुचि एवं बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए। एक अलग सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। इस सिद्धांत के अनुसार बालक को कुछ करके सीखने में आनंद का अनुभव होता है, प्लेइंग एंड डूइंग, लर्निंग एंड डूइंग। तो क्या प्रमुख शिक्षा शास्त्री ने, जिसमें कि फ्रोबेल का नाम है, डीवी का नाम है, मोंटेसरीने का नाम है, इन्होंने इस सिद्धांत पर बल दिया कि भाषा शिक्षण के समय छात्रों को सतत क्रियाशील रहना बहुत ही आवश्यक है। इससे छात्रों की अध्ययन में रुचि बढ़ती है, जैसे कि प्रश्न पूछना, मौखिक और लिखित कार्य करना। थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल की हम बात करें भाषा शिक्षण में, अभ्यास का सिद्धांत, तो ये सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति जिस कार्य को बार बार करता है उसे शीघ्र सीख जाता है और जिस क्रिया को बहुत समय तक नहीं करता उसे भूलने लगता है। हम लोग इसको रिवीजन के रूप में कहते हैं कि हम लोग रिवीजन करा रहे हैं, बच्चे भी रिवीजन करते हैं। अतः भाषा शिक्षण के समय छात्रों को अभ्यास करते रहना चाहिए। उदाहरण के लिए उन्हें नए शब्दों को बोलने का अभ्यास करना चाहिए। भाषा शिक्षण के संबंध में मनोवैज्ञानिकों का ने एक अलग सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वय का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चे उन विषयों एवं क्रियाओं में अधिक रुचि लेते हैं जिसमें उनके वास्तविक जीवन से संबंधित हो। अतः शिक्षकों को पाठ को पढ़ाते समय छात्रों के जीवन से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, जिससे छात्र विषय सामग्री को शीघ्र ग्रहण कर पाए। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ये बताता है कि प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होता है। कक्षा में छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए भाषा शिक्षण करना चाहिए। छात्रों की व्यक्तिगत परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उनका निवारण करने का
प्रयास भी शिक्षक के द्वारा किया जाना चाहिए। क्रम का सिद्धांत भाषा शिक्षण में बताता है, थ्योरी ऑफ इंटीग्रेटेड मैनर, कि भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को भाषा के सभी कौशलों में निपुण करना चाहिए। भाषा के कौशल, वाचन कौशल, श्रवण कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल, इन सभी कौशलों का समुचित ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। अगर इसमें से कोई भी एक क्रम छूट गया, कोई भी एक कौशल छूट गया, तो बच्चों में भाषा विकास नहीं हो पाएगा। तो और सभी कौशलों को सिखाने का क्रम भी सही होना चाहिए। वाचन कौशल, श्रवण कौशल, पठन कौशल और फिर लेखन कौशल, और इसी क्रम में उन्हें लिखना सिखाना चाहिए। थ्योरी ऑफ इमिटेशन, अनुकरण का सिद्धांत बताता है कि बच्चे अनुकरण के द्वारा जल्दी सीखते हैं। बच्चे अपने शिक्षकों के बोलने को, लिखने को, उनके स्वर को, उनकी गति को इत्यादि को का अनुकरण करते हैं और वैसे ही सीखने का प्रयत्न भी करते हैं। अतः शिक्षकों को स्वयं अपनी उच्चारण, अपनी बोलने की गति, अपने लेखन को शुद्ध करना और स्वच्छ रखना चाहिए। आमतौर पर देखा जाता है कि कविता शिक्षक पढ़ा रहे हैं, काव्य पाठ कर रहे हैं और कविता को गद्य की तरह पढ़ देते हैं। कविता का सस्वर पाठ होना चाहिए क्लास में, और जैसे ही आप सस्वर पाठ कविता का करते हैं तो कविता विद्यार्थी के अंतर स्पर्श को छूने लगती है। और छात्र जीवन में तो 8th क्लास से लेकर 10th क्लास तक ही बच्चों में भाषा के प्रति ज्यादा रुचि होती है। आप सबने भी अपने जीवन में, अगर आप भाषा में, आपकी भाषा बहुत अच्छी है तो आपके जीवन के मिडिल स्कूल में और हाई स्कूल में ऐसे जरूर शिक्षक रहे होंगे, कोई ना कोई शिक्षक जरूर ऐसा रहा होगा जिससे आप काफी प्रभावित रहे होंगे, उनके बोलने से, उनके कविता पाठ से। तो आपको जब भी आप भाषा को पढ़ते हैं, चाहे गद्य पढ़ें या पद्य पढ़ें, तो उसको आप पद्य को गाइए, उसको उसका गायन करिए, और कविता आपको याद रहनी चाहिए, तब जाकर के आप बच्चे आपको सुनेंगे। मैं अक्सर कविताएं गाया करता हूं, तो यहाँ पर मौका मिला हुआ है तो मैं आप लोगों को एक कविता अभी सुनाता हूं। अब इस कविता को अगर क्लासरूम में ऐसे गाया जाए, बहुत अच्छी कविता है, तो मैं समझता हूं कि आप लोगों का एक उदाहरण के रूप में मैं सुना रहा हूं। हिमाद्रि तुंग सिंह से, ये आजादी की इसके लड़ाई के दौरान कविता लिखी गई थी। भारतीय वीर बाकुओं को जगाने के लिए, भारतीय जनमानस को जगाने के लिए कविता लिखी गई थी। ये प्रेरक कविता थी। कवियों की कलमों पर प्रतिबंध लग गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान ने तो यहां तक लिख दिया है, कलम बधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बताए कौन हंत, वीरों का कैसा हो बसंत। गोपाल सिंह नेपाली ने लिखा, तू चिनगाड़ी बनकर उड़ रही, जाग जाग मैं ज्वाल बनूं, तू बन जा हराती गंगा, मैं झेलम बेहाल बनूं। आज बसंती चोला तेरा, मैं भी सजलू लाल बनूं, तू भगनी बन क्रांति कराली, मैं भाई विकराल बनूं। उसी समय ये भी कविता जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई। हिमाद्रि तुंग सिंह से, प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समूज्वला, स्वतंत्रता पुकारती, स्वयं प्रभा समूज्वला। अराति सैन्य सिंधु में, सुवाड़ वाग्नि से जलो, अराति सैन्य सिंधु
में सुवाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो। बढ़े चलो प्रवीर हो जयी बनो। बढ़े चलो हिमाद्रि तुंग श्रृंग से, प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समूज्ज्वला। स्वतंत्रता पुकारती स्वयं प्रभा समूज्ज्वला। तो कविता का गायन होना चाहिए क्लास में, क्योंकि जब आप गुनगुनाते हो, जब आप गीत गाते हो, तो छात्र का अंतरतम आलोकित होता है, गुरुवाक्य मिलता है उसको। तो जब गुरुवाक्य अंतरतम आलोकित हो जाए विद्यार्थी का, तो विद्यार्थी के अंदर ही तो सब कुछ है, ज्ञान पुंज कहीं और नहीं। स्वयं का जिस दिन शिक्षक ने विद्यार्थी का उसके साथ साक्षात्कार करा दिया, शिक्षक का कार्य पूरा हो गया, कार्य की इतिश्री हो गई। इसलिए शिक्षक को विद्यार्थी की ओर जगाना है, तो उसको आप जब कविता पाठ करते हो, तो कविता पाठ हम लोगों को करना चाहिए, सस्वर करना चाहिए। आगे हम लोग बात कर रहे थे शिक्षण सिद्धांतों के बारे में। तो भाषा विकास में सुनने और बोलने की क्या भूमिका है। अब हम लोग बात करेंगे भाषा विकास में सुनने और बोलने की भूमिका की। भाषा विकास में सुनने तथा बोलने का विशेष महत्व है। सुनने और बोलने की क्रिया एक साथ चलती है। जब हम बच्चों के सामने कुछ बोलते हैं तो बच्चे सुनते हैं। मनुष्य में भाषा सीखने की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से विद्यमान होती है। बच्चे शैशवावस्था से ही अनुकरण के द्वारा अपने माता पिता, अन्य सदस्यों की ध्वनि ग्रहण करते हैं और इस सुनने को श्रवण कौशल कहा जाता है। सुनते समय बच्चे भूलना चाहते हैं, सुनते सुनते बच्चे भूलना चाहते हैं। सुनना भाषा विकास का प्रथम चरण होता है। सुनना भाषा विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी भूमिका को हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं। शुद्ध उच्चारण करने में, अब शुद्ध उच्चारण करने में बच्चे भाषा को जब सुनते हैं तो शुद्ध उच्चारण करने के कौशल का विकास होता है। सुनने के माध्यम से ही बच्चा बोलने में आने वाली उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में सफल होता है। अतः बच्चा सुने, और बच्चा सुनता किसकी? वो अपने शिक्षकों की सुनता है। सोने से पहले बच्चे में अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास होता है। सुनना ग्रहण कौशल के अंतर्गत आता है। सुनने से एक विद्यार्थी का शब्दकोश बढ़ता है, जो जिससे उसकी भाषा, जिससे उसका भाषा विकास होता है। सुनना भाइयों के विभेदीकरण का सबसे अच्छा माध्यम है। इसके द्वारा बालक स्वर के उतार चढ़ाव को सीखता है। छात्रों में भाषा के सीखने व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करता है। सुनना अन्य भाषा कौशलों के विकास में बहुत सहायक होता है, जैसे वाचन कौशल, लेखन कौशल इत्यादि के विकास में। दूसरों की अभिव्यक्तियों को ग्रहण करने में सुनना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक दूसरे के भावों, विचारों एवं अनुभवों जैसी अभिव्यक्तियों को ग्रहण करता है। यह अभिव्यक्ति या उसके अन्य कौशलों का भी विकास होता है।
विद्यालय में बच्चों को सुनने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए हम लोग कहानियां सुनाते हैं, कविताएं सुनाते हैं। और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का हम लोग आयोजन करते हैं जो जिससे हमारा उद्देश्य पूर्ण हो, जो रोचक हो और उपयोगी हो। और जब ये रोचक और उपयोगी गतिविधियां होती हैं तभी बच्चे जो हैं अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित करके इन चीजों को सुनते हैं। अब भाषा विकास में बोलने की क्या भूमिका है? क्लास में ऐसा देखा जाता है कि शिक्षक ने कंटेंट को पढ़ा दिया, शिक्षक पूछते हैं आप इस पर प्रश्न का उत्तर बताइए। प्राइमरी में बच्चे ज्यादा भाग लेते हैं, मैं बताऊं, मैं बताना चाहता हूं, और बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है बोलना बंद कर देता है। तो भाषा के विकास में बोलने की भूमिका, ये इसका दूसरा चरण होता है। बोलने की आवश्यकता जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में होती है। बोलना भाषा का ही रूप है जिसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। भाव एवं विचार बोलने के आवश्यक तत्व होते हैं। जब हम किसी के सामने अपने भावों को तथा अपने विचारों को किसी रूप में अभिव्यक्त करते हैं तो इस क्रिया को हम लोग बोलना कहते हैं। बच्चों में सुनकर प्राप्त किए गए ज्ञान का मूल्यांकन करने में बोलने का बहुत महत्व होता है। इसके माध्यम से एक शिक्षक बच्चों में भाषा संबंधित त्रुटियों की जांच करता है तथा शिक्षण प्रक्रिया का मूल्यांकन करता है। भाव, विचार तथा ज्ञान को अभिव्यक्त करने में भी बोलने का बहुत महत्व है इसके, जिससे बच्चे का भाषा विकास होता है। बालक को बोलने से शब्द ध्वनि का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। बोलने की गति और बोलने का उतार चढ़ाव आदि बच्चा सीखता है। बोलने की प्रक्रिया के द्वारा बच्चों में झिझक को दूर किया जा सकता है। यह भाषा विकास में काफी सहायक होता है। हिंदी भाषा के विकास में बोलने का विशेष महत्व होता है। बालक के बोलने की क्षमता ही उसे विद्यालय आधारित विभिन्न कार्यक्रम जैसे कि भाषण, वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी आदि में भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करती है। हिंदी भाषा के प्रवाह को कुशल बनाने के लिए बोलने का विशेष महत्व होता है। बोलने से भाषा पर उसकी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत होती है। विद्यालयों में बच्चों के बोलने की शक्ति का विकास करने के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं। हम लोगों के भी विद्यालय में हम लोग समय समय पर को करिकुलर एक्टिविटीज कराते हैं। कविता हमारे यहाँ विद्यालय में पिछले 5 साल से 6 साल से हम लोग स्वलिखित कविता पाठ कराते हैं। भाषण प्रतियोगिताएं होती हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता, कहानी सुनाना, उसके ऊपर हम लोगों ने बहुत काम किया। अंताक्षरी, समूह विचार विमर्श आदि क्रियाकलापों का आयोजन किया जाता है। अब भाषा के क्या कार्य है? भाषा के कार्य के बारे में कहा गया है कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पृक्ष विषाणहीन तृणन न खादन नपि जीवमान सद्भाग धेयम परमम पशु। भाषाहीन व्यक्ति तो पशुवत है। तो भाषा का तो सबसे पहला कार्य यही बताया गया कि भाषा ही मनुष्य को और प्राणियों से अलग करती है। तो भाषा के बिना मनुष्य पशु के समान है। भाषा के कारण ही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य के व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में भाषा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। भाषा विचारों के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण साधन है। भाषा मानव विकास का मूल आधार है। भाषा की शक्ति के माध्यम से ही मनुष्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ, और भाषा के अभाव में मनुष्य विचार नहीं कर सकता, और विचार के अभाव में मनुष्य अपने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकता। भाषा मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है।
जैसे जैसे मानव समाज ने अपनी भाषा में प्रगति की, वैसे उसकी सभ्यता और संस्कृति में भी विकास हुआ। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई और श्रेष्ठ साहित्य का भी सृजन हुआ। तभी किसी जाति का, किसी समाज का या किसी राष्ट्र की सभ्यता एवं संस्कृति का आकलन उसके साहित्य से किया जाता है। कल का इतिहास जब आज के भारत के विकसित भारत की पटकथा लिखेगा तो याद रखें, हम सभी शिक्षक की बच्चों के भाषाई विकास की चर्चा उसमें जरूर होगी। अगर वर्तमान पीढ़ी भाषाई रूप से अपंगु हो गई तो इतिहास कभी भी वर्तमान को विकसित वर्तमान के रूप में नहीं रखेगा। एम ए पाई ने कहा कि भाषा की कहानी वास्तव में सभ्यता की कहानी है। भाषा ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन है। हिंदी भाषा की अगर हम बात करें, चूंकि हम लोग हिंदी भाषा बाहुल्य क्षेत्र में है, हिंदी मदर टंग है बच्चों की, तो हिंदी भाषा के ही माध्यम से बच्चे पुरानी पीढ़ी को सामाजिक विरासत के रूप में अब तक का समस्त संक्षिप्त ज्ञान भावी पीढ़ी को सौंप दिया है और यही क्रम निरंतर चलता रहता है। भाषा राष्ट्र में एकता की भावना सृजित करने का काम करती है। हिंदी भाषा का इससे बड़ा महत्व कुछ नहीं समझा जा सकता कि राष्ट्रीय एकता के लिए की भावना को जागृत करने का कार्य हिंदी करती है। समस्त राष्ट्र प्रशासन का संचालन भाषा के माध्यम से ही होता है। तो शिक्षक जो हैं वो भाषा को कैसे एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, ये हिंदी शिक्षकों के लिए, हिंदी भाषा विकास में सभी शिक्षकों के लिए ये जरूरी है कि भाषा को कैसे एक उपकरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अब सबसे पहले बात हम सीखने में करेंगे कि सीखने में शिक्षक या विद्यार्थी भाषा को कैसे एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। बच्चे भाषा के माध्यम से ही सीखते हैं और सोचते हैं। बच्चों के लिए भाषा एक उपकरण के रूप में कार्य करती है। जो बच्चा जितनी जल्दी बोलना सीखता है वह उतनी ही जल्दी सोचना सीखता है। क्षमता के विकास में भाषा एक उपकरण के रूप में प्रयोग करती है। बच्चे अपने क्षमताओं का विकास भाषा के माध्यम से करते हैं और विभिन्न प्रकार के विचारों के आदान प्रदान के द्वारा विभिन्न क्षमताओं का विकास करते हैं। बच्चे भाषा के माध्यम से साहित्य के द्वारा अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा उसे पहचानते हैं। विचारों के अभाव में मनुष्य का मानसिक विकास असंभव है। जहां विचार नहीं है, अगर विचारों में ताकत नहीं है तो आपके कर्म में ताकत नहीं है और उस व्यक्ति का मानसिक विकास असंभव है जिसके पास विचार नहीं है। तो विचारों के अभाव में मनुष्य का मानसिक विकास असंभव है, क्योंकि विचार एवं भाषा का अटूट संबंध है। बच्चा अंग्रेजी कितना भी सीखे, लेकिन अगर कोई थॉट उसके मन में आता है या कुछ सोचता है वो, तो अंग्रेजी में नहीं सोचता है। वो शिक्षक हम लोग हैं या विद्यार्थी हैं, जहां चिंतन की बात आती है, सोचने की बात आती है, तो हम लोग मूल रूप से हिंदी में ही सोचते हैं। तो विचारों के अभाव में मनुष्य का मानसिक विकास असंभव है, क्योंकि विचार और भाषा का अटूट संबंध है। विचारों में से भाषा का जन्म होता है तथा भाषा विचारों को जन्म देती है। दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। भौतिक व मानसिक विकास के लिए विचार शक्ति की आवश्यकता होती है। सामाजिक व्यवहार एवं सामाजिक अंतःक्रिया करने में भी भाषा की अपनी भूमिका है। मानव जीवन में भाषा का बड़ा महत्व है। बालक भी समाज में व्यवहार तथा सामाजिक अंतःक्रिया भाषा के माध्यम से ही करता है और उसके द्वारा स्वयं का सामाजिक विकास करता है।
अब हम लोग बात करेंगे कि बच्चों में भाषा संबंधित त्रुटियां की हम लोग बात करें। बच्चों में भाषा संबंधी बहुत सी त्रुटियां पाई जाती हैं। इन्हीं कारणों से कुछ बच्चे कक्षा में पिछड़ जाते हैं तथा भाषा शिक्षण में, हिंदी भाषा शिक्षण में कम रुचि लेने लगते हैं। बच्चों में भाषा संबंधी प्रमुख त्रुटियां हैं, जैसे उच्चारण संबंधी त्रुटि। सीखने वाली भाषा के शब्दों का उच्चारण मानक भाषा से थोड़ा भिन्न होता है, इसलिए बच्चे शब्द तथा अक्षरों के उच्चारण में त्रुटियां करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ छात्र व तथा श, तालाबी श और मूर्धन्य श, द और ड आधे अक्षरों को सही से उच्चारित नहीं कर पाते। व्याकरण संबंधी भी त्रुटियां हैं, जैसे छात्र द्वारा द्वितीय भाषा लिखते समय व्याकरण संबंधी त्रुटियां गलती करते हैं। व्याकरण अशुद्धियों में लिंग संबंधी अशुद्धियां, वचन संबंधी अशुद्धियां, कारक आदि सम्मिलित होते हैं। व्याकरण त्रुटियों से बचने के लिए व्याकरणों का सही नियम, सही ज्ञान होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। पाठन संबंधी त्रुटियां भी होती हैं। कुछ छात्रों में पढ़ने संबंधी कठिनाई या त्रुटियां पाई जाती हैं, क्योंकि पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में उनका यह कौशल पूर्ण रूप से विकसित नहीं किया गया होता है, जिसके द्वारा उन्हें पढ़ने में कठिनाई आती है। दुनिया तेज पढ़ना, विराम चिन्हों की उपेक्षा, संवादों को भावों के अनुसार न पढ़ पाना, ये सबसे बड़ी बात है। विद्यार्थी रीडिंग लगाता है, लेकिन संवाद को भावों के अनुसार विद्यार्थी नहीं पढ़ता। अब हम ये कहें कि वो सुना ही नहीं, तो शिक्षक की भी यहाँ पर भूमिका है कि वो संवाद को संवाद की तरह पढ़े और संवाद में भाव आए। ऐसा लगना चाहिए क्लास में कि जो डायलॉग टीचर हिंदी का में बोल रहा है या अंग्रेजी के शिक्षक या संस्कृत के शिक्षक बोल रहे हैं, उस संवाद में पात्र का भाव आना चाहिए। अशुद्ध उच्चारण विद्यार्थी करते हैं, सही सुर और लय का प्रयोग नहीं करते हैं, और ये सब पाठन की त्रुटियां विद्यार्थियों में दिखाई देती हैं। लेखन संबंधी त्रुटियां भी विद्यार्थियों में दिखाई देती हैं, जैसे छात्रों में वर्णों को उचित आकार में न लिख पाना, उल्टे अक्षर लिखना, सिरोरेखा न लगाना इत्यादि लेखन संबंधी त्रुटियां हैं। शब्दावली संबंधी त्रुटियां भी बच्चे करते हैं। इस प्रकार भाषागत त्रुटियों की अगर हम प्रकार की बात करें तो इन त्रुटियों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है, व्यवस्थित त्रुटियां और अव्यवस्थित त्रुटियां। तो व्यवस्थित त्रुटियों में की अगर हम बात करें तो इसका अभिप्राय भाषा व्यवहार की उन फूलों और अशुद्धियों से है जो किसी व्यक्ति के पारिवारिक और परिवेशगत संस्कारों के चलते उत्पन्न होती है। इस प्रकार की शुद्धियां प्रायः स्थायी होती हैं और उनका उपशमन कठिन होता है। इन शुद्धियों में अनुचित उच्चारण और वाक्यों में शुद्ध रूप से ऊ का प्रयोग साधारण है। आमतौर पर इस प्रकार की शुद्धियां किसी एक व्यक्ति के भाषा व्यवहार में ही न होकर उस परिवेश के सभी व्यक्तियों में समान रूप से मौजूद होती है। शुद्ध भाषा परिवेश और कक्षा में औपचारिक भाषा शिक्षण इस प्रकार की भाषा त्रुटियों के संशोधन के लिए एकमात्र उपाय है। अगर अव्यवस्थित त्रुटियों की बात करें तो अव्यवस्थित त्रुटियां जो होती हैं अस्थायी नहीं होती, तत्कालीन कारणों से होती हैं और इन कारणों को शीघ्रता से हम हटा करके इनको दूर हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग भाषा कौशल की बात करेंगे। मनुष्य समाज में अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण करने के लिए
वह बोलकर या लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करता है, सुनकर या पढ़कर उनके विचारों को ग्रहण करता है। तो भाषा से संबंधित विचारों वैचारिक क्रियाओं को प्रयोग करने की क्षमता को भाषा कौशल कहा जाता है। इसके विकास में इन सब चीजों को प्राप्त करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। भाषा कौशल को 4 भागों में बांटा जाता है: श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। श्रवण कौशल का मतलब क्या होता है कि श्रवण कौशल का अर्थ है श्रवण, तो सुनना, कर्ण कान से होना, ध्वनियों के उच्चारण को सुनना, सुनकर उनके अर्थ को समझना और ग्रहण करने की योग्यता को श्रवण कौशल कहा जाता है। श्रवण कौशल का अपना महत्व होता है। बच्चे जन्म से ही सुनते हैं, वह ध्वनियों उनके ज्ञान का आधार बनती है। तो श्रवण कौशल जो है वो श्रवण कौशल शिक्षण के बहुत सारे उद्देश्य भी होते हैं और इसके माध्यम से बच्चे भावों को, विचारों को और जो चीजें उनको पढ़ाई जा रही है उसको वो लोग सीखते हैं। श्रवण कौशल में को विकसित करने के लिए विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियां शिक्षक के द्वारा अपनाई जाती हैं, जैसे कहानी सुनाना, प्रश्नोत्तर विधि, भाषण विधि और कविता सुनाना। मैंने आप लोगों को कविता सुनाई अभी। तो इन सब विधियों को अपना करके बच्चों को, कोई क्लास में गए तो आप कहानी सुनाए, कभी प्रश्नोत्तरी का किया, भाषण बोलने को देने के लिए पहले से सूचित कर दिया, बच्चे बोलेंगे, और कविता बच्चों को सुनाए। तो ये देखने को एक चीज मिल रही है आजकल के क्लासेस में। कभी हम लोगों के समय में ऐसा नहीं होता था। जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो प्राइमरी क्लास में ही हम लोगों को बहुत सारी कविताएं याद हो जाती, गुरुजी याद करते थे। अब 5वीं कक्षा में मैं कौन सी हिंदी की पाठ्य पुस्तक पढ़ता था ये मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे याद है कि 5वीं कक्षा में मेरे शिक्षक ने, हिंदी के शिक्षक ने मुझे वो कविता याद कराई थी, यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तेरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बद्दा दिए, ला देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम्ब की डाली। ये कविता हमने 5वीं कक्षा में पढ़ी। मैं 6वीं कक्षा में जब गया तो 6वीं कक्षा में क्या पहला हिंदी की पाठ्य पुस्तक में पहली कविता थी। आमतौर से हिंदी की कविताओं में पहले वंदना होता है या राष्ट्र प्रेम से संबंधित कविताएं होती हैं। तो पहली जो कविता थी उसमें वो कविता थी हमारा देश, आरसी प्रसाद सिंह जी की वो कविता मुझे याद है। मैं और साइंस में क्या पढ़ा, 6th क्लास में, मैथमेटिक्स में क्या पढ़ा, हिंदी में क्या पढ़ा मुझे याद नहीं है, और किसने पढ़ाया, कब पढ़ाया मुझे याद नहीं है। लेकिन वो कविता आज भी मेरे जीवन के 42वें बसंत में मेरे मानसिक आभा मंडल पर दीप्तमान है। मैं नमन करता हूँ उन समान सभी शिक्षकों को जिन्होंने हिंदी भाषा को मुझे सिखाया और मुझे इस कविता को याद कराया। आजकल तो क्लास में बच्चों को मैं कभी बोलता हूँ, अपने बेटे को बोलता हूँ कि भाई 8th क्लास में पढ़ते हो, तुम थोड़ा कोई कविता सुनाओ। तो बेटियां जो 4-5 में पढ़ती, 4th क्लास में है, उन लोगों को याद है कविता, लेकिन बच्चे जैसे जैसे मिडिल सेक्शन में जाते हैं कविता याद करना बिल्कुल भूल जाते हैं। आवश्यकता है बच्चे कविता को याद करें, क्योंकि हमने भी बताया कि कवि जिसके अंदर भाषा विकास नहीं होगा तो संस्कृति का विकास नहीं होगा, और संस्कृतिहीन जब समाज हो जाएगा तो मनुष्य समाज, ह्यूमन समाज पाशविक हो जाएगा। मैंने एक बहुत अच्छी बात कही थी आप लोगों को इससे बीच में कि भारत का भी एक विकसित देश के रूप में भारत की अगर चर्चा होगी, कल इतिहास मूल्यांकन करेगा तो उसमें भाषा विकास को रखा जाएगा कि भाषा विकास में कहाँ पर पहुंचे। तो 6th क्लास के शिक्षक ने याद कराई थी कविता, मैं उस कविता को आप लोगों को सुनाता हूँ। हमारा देश भारत है, नदी गोदावरी गंगा, लिखा भूगोल पर युग ने हमारा चित्र बहुरंगा, हमारे देश की धरती बनी है अन्नपूर्णा सी, हमें
अभिमान है इसका कि हम इस देश के वासी, सिकंदर विश्व विजयी की जहां तलवार टूटी है, जहां चंगेज की खूनी रंगी तकदीर फूटी है। यही यह देश है जिसकी सदा हम जय मनाते हैं, यही यह देश है जिसकी सदा हम जय मनाते हैं। समर्पण प्राण का करते नमन का गीत गाते हैं, समर्पण प्राण का करते नमन का गीत गाते हैं। उदय का फिर दिवस आया, अंधेरा दूर भागा है। उदय का, मैं सदन से चाहूंगा कि आज की इस टीचर मीटिंग में जितने भी शिक्षक लोग हैं, अगर ये पंक्तियां आपके दिल को छू रही हो तो आरसी प्रसाद सिंह जी के लिए एक बार ताली बजा दीजिएगा आप सब लोग। उदय का फिर दिवस आया, अंधेरा दूर भागा है। उदय का फिर दिवस आया, अंधेरा दूर भागा है। अपने देश के बारे में लिखा जा रही है। उदय का फिर दिवस आया, अंधेरा दूर भागा है। किसी मधुरात में सोकर हमारा देश जागा है, किसी मधुरात में सोकर हमारा देश जागा है। नया इतिहास लिखता है हमारा देश तन्मय हो, नया इतिहास लिखता है हमारा देश तन्मय हो। नए विज्ञान के युग में हमारे देश की जय हो, नए विज्ञान के युग में हमारे देश की जय हो। तो धन्यवाद। ये मैं एक कक्षा 6 में पढ़ने वाला विद्यार्थी इतनी लंबी कविता का स्मरण करने के लिए कोई दबाव बनाया गया क्या उस पर? देखिए, एक छात्र के रूप में हमने हिंदुस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी से अपना एजुकेशन लिया। बहुत अनुभवी और पूज्य गुरुदेवों का संरक्षण मुझे, सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ, उनका अंतेवास मुझे मिला। जो मेरा एज ए स्टूडेंट लाइफ में लर्निंग रहा, वो मैंने ये देखा कि डंडे की चोट से विद्यार्थी आकर्षित नहीं हो सकता। विद्यार्थी के हृदय पर आपको जब दस्तक देनी होगी तो कहीं ना कहीं संवाद दिल से दिल का करना होगा। लेट नॉट द स्टूडेंट listen, his ears are not organ, sense organ, hearing organ is not listening to you. Let the words coming from the lips of the teacher be audible to the, be echo in the heart of the student. Let him feel. विवेकानंद ने कहा ना, arise awake not till the goal is reached, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। किसको विवेकानंद जी जगा रहे थे? क्या तब का भारत सोया हुआ था? कोई सोया नहीं। विद्यार्थी को जगाना है, उससे उसका साक्षात्कार करा देना है। वो है कौन, वो जान जाए स्वयं को, यही शिक्षक का कार्य होता है। तो मेरे शिक्षक ने मुझे ऐसा कराया। उन्होंने कविता को इस तरह से गाया कि मैं बिना शिक्षक के, कविता शिक्षक ने गाई, कक्षा में शिक्षक ने कविता का सस्वर गायन किया और शिक्षक ने मुझे मेरे हृदय तम में को आलोकित कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। जैसे भगवान श्री राम को उनके गुरु ने बैठाया और कहा कि ट्रांसफर कर दिया। नॉलेज जितना था ना, नॉलेज वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सोल टू अनदर, नॉट माइंड, तुरंत ट्रांसफर कर दिया। तो जब मैंने सुना उनको गाते हुए तो मैंने
भी कहा कि मुझे ये कविता ऐसे ही गानी है, और मैं कविता को याद किया और जाकर के क्लास में उनको सुनाया। और फिर क्या था, लगा कि मैं जब उनको गा करके सुनाया तो उनको, मैंने अपने जीवन में उनको कभी उतना खुश नहीं देखा था जितना मेरी कविता को सुनकर वो खुश हुए। यही तो एक शिक्षक की पूंजी है, यही हम सब की पूंजी है। तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और नहीं। जब हम अपने बच्चों को इस तरह से आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो हम लोगों को कितनी खुशी होती है। तो अब वाचन कौशल जो है, वाचन या बोलना भाषा का वह रूप है जिसका सबसे अधिक प्रयोग हम लोग करते हैं और शिक्षक का अनुसरण करता है बच्चा। तो शिक्षक का वाचन बड़ा महत्वपूर्ण है शिक्षण कौशल में। वाचन या बोलना भाषा का वह रूप है जिसका सबसे अधिक प्रयोग होता है। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का साधन साधारणतया उच्चारित भाषा ही होती है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बोलने की आवश्यकता होती है। व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण उसकी मधुर वाणी है। वाण्ये का समलं करोति पुरुषम या संस्कृताधार्यते क्षीयन्ते खलभूषणानि शततम वाग्भूषणम भूषणम। संस्कृत के शिक्षक भी, भाषा के शिक्षक सब लोग हैं, सब लोग समझ रहे होंगे। वाचन एवं लेखन कौशल को अभिव्यंजनात्मक उत्पादन कौशल भी कहा जाता है। वाचन कौशल का महत्व ये है कि विचारों को आदान प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग होता है। सरल, स्पष्ट और सहज बातचीत करने के लिए हम लोग वाचन कौशल का प्रयोग करते हैं। मौखिक भाषा के प्रयोग में कुशल व्यक्ति अपनी वाणी से जादू कर देता है। सामाजिक जीवन में सामंजस्य तथा सामाजिक संबंधों को मुद्रण बनाने में वाचन कौशल की बहुत प्रमुख भूमिका होती है, बहुत प्रमुख भूमिका होती है। वाचन कौशल का उद्देश्य क्या है? बच्चों का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, छात्रों को उचित स्वर, उचित गति के साथ बोलना और सीखना चाहिए, छात्रों का सही व्याकरण वाली भाषा का प्रयोग करना सीखना चाहिए, बोलने में विराम चिन्हों का ध्यान रखना सीखना चाहिए। ऐसा देखा जाता है कि बच्चे जब पढ़ते भी हैं, पठन करते हैं पाठ्य पुस्तक को, कभी कभी अगर हम लोग कह देते हैं खड़ा होकर स्टैंड अप एंड रीड द टेक्स्ट, तो बच्चे पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग नहीं करते, उनकी वाणी में उतार चढ़ाव नहीं होता ध्वनि में। तो छात्रों को धारा प्रवाह और प्रभावपूर्ण वाणी में बोलना सीखना चाहिए, अनुकूल भाषा का प्रयोग करना सीखना चाहिए, सरल, सुबोध तथा मुहावरे द्वारा भाषा का प्रयोग करना सीखना चाहिए। स्पष्टता वाचन कौशल का एक महत्वपूर्ण गुण होता है और बच्चों को स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना सीखना चाहिए। वाचन कौशल विकसित करने के लिए, बच्चों में वाचन कौशल छात्रों के अंदर विकसित हो, इसके लिए हम लोगों को, शिक्षक को चाहिए कि वह प्रत्येक छात्र को वार्तालाप में भाग लेने के लिए प्रेरित करे। वार्तालाप का विषय छात्रों के मानसिक बौद्धिक स्तर के अनुसार ही होना चाहिए। प्रत्येक शिक्षक को पाठ पढ़ना चाहिए, बाद में छात्रों को सस्वर वाचन बोल बोल कर पढ़ना कराना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों को से पढ़ाए गए विषय के संबंध में प्रश्न उत्तर करे। शिक्षक को छात्रों को वाचन कौशल के अंतर्गत कहानी और कविता सुननी चाहिए। चित्र वर्णन, छोटी कक्षाओं में, प्राइमरी कक्षाओं में बच्चे चित्र देखने में रुचि देखते हैं, तो चित्र दिखाकर उसके बारे में छोटे छात्रों से पूछा जा सकता है। वाद विवाद, नाटक प्रयोग, भाषण, समूह चर्चा विमर्श, वर्णमाला विधि, अक्षर विधि इत्यादि वाचन कौशल विकसित करने की शैक्षणिक विधियों का प्रयोग क्लासरूम्स में किया जा सकता है। अब वाचन दो प्रकार का होता है। जो बच्चा पढ़ता है, रीडिंग, वो दो प्रकार का होता है, सस्वर वाचन और मौन वाचन। इसके अतिरिक्त भी दो होता है, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। तो सस्वर वाचन में बोल बोलकर स्वर के साथ छोटी कक्षाओं में सस्वर वाचन होता है।
बड़ी कक्षाओं में मौन वाचन होता है, मन मन में समझ करके बच्चे पढ़ते हैं। आदर्श वाचन होता है कि पाठ पढ़ते समय जब शिक्षक स्वयं बोल बोल कर पढ़ता है तो उसे आदर्श वाचन कहते हैं। ध्यान दीजिए, पाठ पढ़ते समय जब शिक्षक स्वयं बोल बोल कर पढ़ता है तो उसे आदर्श वाचन कहते हैं। और अनुकरण वाचन में जब छात्र शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए पाठ का अनुकरण करके पाठ को बोल कर पढ़ते हैं तो उसको हम लोग अनुकरण वाचन कहते हैं। इसमें कुछ सावधानियां हैं, जैसे शिक्षक स्वयं सही उच्चारण करें। यदि कोई छात्र प्राकृतिक कारणों से शुद्ध उच्चारण कर पाता है तो उसके शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता है तो उसके माता पिता को सूचित करें तथा उचित चिकित्सा करवाएं। बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्रों को अधिक से अधिक बोलने का अवसर प्रदान कराए जाए। बालकों में संकोच, झिझक आदि ना आए। बोलते समय छात्र सही स्वर में बोलें, लय भावपूर्ण वाणी का ध्यान रखें, यह देखना चाहिए। पठन कौशल की अगर हम बात करें तो साधारण अर्थ में पठन कौशल का तात्पर्य होता है लिखित भाषा को पढ़ना। भाषा कौशल में पठन कौशल का अर्थ है लिखी हुई भाषा को उच्चारित करना तथा भाग को ग्रहण करना। भाषा शिक्षण में पठन कौशल पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है। पठन ज्ञान प्राप्त करने का सबसे आसान और सबसे सरल तरीका होता है। तो सस्वर पाठन स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को सस्वर पाठन कहते हैं। उसके अतिरिक्त मौन पाठन के बारे में हम लोगों ने कहा। अब सस्वर पाठन के क्या गुण हैं? जब स्वर में बच्चा पढ़ता है, जैसे मैंने कविता सुनाई आपको, सस्वर पाठन करते समय, पठन करते समय शुद्धता एवं स्पष्टता का ध्यान रखा जाना चाहिए। पठन भावानुकूल होना चाहिए और विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। स्वर पठन में आत्मविश्वास होना चाहिए। अब सस्वर जो पठन होता है उसको भी दो रूपों में किया जाता है। एक जैसे मैंने पढ़ा, इंडिविजुअल रीडिंग, वैयक्तिक पठन, और दूसरा होता है सामूहिक पठन। तो सामूहिक पठन में 2, 4, 5 विद्यार्थी एक साथ कविता को गाएंगे। अब तीसरा होता है विद्यार्थी मौन पठन करते हैं बड़ी कक्षाओं में। तो मौन पठन का कुछ गुण भी होता है कि यह मौन पठन जो होता है वो इसमें थकान कम होती है। मन, नेत्र और मस्तिष्क मौन पठन में सक्रिय रहते हैं। मौन पठन में पाठक जो है वो एकाग्रता तथा ध्यान केंद्रित करके पढ़ता है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायक होता है और स्वाध्याय की रुचि जागृत करने में मौन पठन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मौन पठन के दो प्रकार के होते हैं, एक गंभीर पठन और एक द्रुत पठन। गंभीर पठन होता है कि इस पर भाषा का अधिकार करना, केंद्रीय भाव की खोज करना, विषय वस्तु पर अधिक अधीर करना और नवीन सूचना एकत्रित करना। और द्रुत पठन होता है सीखी हुई भाषा का अभ्यास करना, खाली समय का सदुपयोग करना, आनंद प्राप्त करना, सूचनाएं एकत्रित करना तथा साहित्य का परिचय प्राप्त करना। पाठन कौशल का महत्व में यह विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक है। शुद्ध उच्चारण सीख सकते हैं, शब्द भंडार में इनसे इनकी वृद्धि होती है, व्याकरणिक ज्ञान में भी बच्चों की वृद्धि होती है। तो आप लोग इतना देर तक सुनते रहे, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आप बहुत कुछ हम लोगों को बतलाए। जो पिछला ज्ञान था हम लोगों का, थैंक यू सो मच। सब कुछ हम लोगों का बिल्कुल रिफ्रेश हो गया हम लोग। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सर। थैंक यू।